इसी तरह से अगर आप कंसिडर करें कि यू आर प्रोवाइडेड विद अ स्क्वायर वेव फॉर्म एज वन शोन ओवर हियर, और जो प्रोसीजर बताया है पीछे आपको प्रीवियस स्लाइड्स में, based on that you calculated its a naught coefficient, an coefficient, bn coefficient, and you are ultimately this is what you get. So that procedure is not important over here, and that is not the focus of this course. हमारा focus ये है कि हमारे पास जो particular shape आ गई है और उसका Fourier series अगर हमें given है तो how will we proceed further, या क्या information हम उससे मजीद extract कर सकते हैं. So this is the relation, this is what you get as a result of Fourier analysis of the square waveform. It has only odd functions, only sinusoidal components, and the odd harmonics, as you can see over here, the 2 omega, 4 omega up to so on, they are missing. So that's how get the idea that it has no even harmonics. It has only odd harmonics of sinusoidal component, and the cause ones, they are also absent from this series. So based on this, we can also guess the shape that we are receiving. For example, if you look at over here, the one shown over here in the dotted line, this is the perfect square wave, and if you consider only the first two harmonics, you get a waveform something like this, shown over here. If you consider the first three harmonics, then in that case you are getting these three little bumps, you can say, over here. And if we had our seventh component, 1/7 sine of 7 omega t, if we consider that one as well, in that case there will be 4 minor bumps. And if we consider that there are infinite such components and we add them together, so we'll be getting a perfect square waveform. So now you get that in a square waveform, it is the most polluted one, and it has the most number of harmonics in it. It has the worst performance. Whereas अगर sinusoidal waveform का analysis आप अगर करें और उसकी कहीं पे आप Fourier series देखेंगे, तो you will realize कि उसमें pure sinusoid में सिर्फ एक ही component आ रहा होता है, that too at the fundamental frequency. You are getting only one peak. So based on this thing, आपके पास जो आती है, तो इसकी बेस के ऊपर आप आप इनके इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स कैलकुलेट कर लेते हैं. गिवन द इंफॉर्मेशन ऑफ ओमेगा एन टी, फर्स्ट कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा, दूसरे का, तीसरे का, अप टू सो ऑन. तो फोरियर सीरीज से हमारे पास जब आ गई, तो फिर हम उनके इंडिविजुअल हार्मोनिक्स प्लॉट करेंगे और हमारे पास इस तरह के प्लॉट्स आ जाएंगे. ठीक है. तो फॉर डिफरेंट वेव फॉर्म्स, ये कुछ पर मुझे एक जगह से एग्जांपल मिली थी, वहाँ पे ये किसी अलग शेप के लिए है, ये किसी अलग शेप के लिए है. तो आप देख सकते हैं कि फॉर डिफरेंट शेप्स इनकी एम्पलीट्यूड की स्ट्रेंथ और उनका जो पैटर्न है, इट कैन बी डिफरेंट. तो जो फोकस है बताने का वो ये है कि पर डिफरेंट शेप्स का डिफरेंट स्पेक्ट्रम हो सकता है और डिफरेंट पैटर्न हो सकता है. ठीक है. फॉर एग्जांपल हेयर इफ यू लुक, यहाँ पे फंडामेंटल कंपोनेंट काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है. और जो इसे नेक्स्ट कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पे इवन कंपोनेंट जो है वो मिसिंग है, सेकंड, फोर्थ, अप टू सो ऑन. और जो नेक्स्ट कंपोनेंट आ रहा है आपके पास ऑड हार्मोनिक, वो थर्ड है.
अगर उसको देखें तो वो इसके तकरीबन 60-70% लेस है एज कम्पेयर टू फंडामेंटल कंपोनेंट। वेयर एज जिस किसी वेव फॉर्म का ये स्पेक्ट्रम, किसी मैथमेटिकल फंक्शन का जिसका स्पेक्ट्रम ये ड्रा किया गया है, उसमें अगर आप देखें तो सेकंड हार्मोनिक भी काफी डोमिनेंट है, ठीक है, फिर थर्ड भी बहुत डोमिनेंट है, फोर्थ भी काफी डोमिनेंट है, और ये बाकी सारे भी काफी डोमिनेंट हैं काफी एंड तक। इसमें किसी और तरह की फिल्टरिंग लगाई जाएगी, इसमें किसी और तरह की फिल्टरिंग की जाएगी, ठीक है। इस पे में भी हमारा जो मेजर फोकस होगा ये होगा कि मैं पहले 3 या 4 को बस कंसिडर कर लूं और इनको एलिमिनेट कर लूं, तो ओवरऑल मेरी टीएचडी सिस्टम की दैट विल बी रिड्यूस्ड। लेकिन इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन में मुझे फिर पहले 15-20 फॉर एग्जांपल मुझे कंसिडर करना पड़ेंगे कि मैं उन सब को एलिमिनेट करूं, ठीक है। और जो हमने बात की थी कि IEEE 519 स्टैंडर्ड है, इट imposes a condition on two things. One, the overall THD के जो इस तरह के आपके पास एक विंडो जनरेट हो रही है, इसका कम्युलेटिव या इनका जो एक ओवरऑल एक THD ये प्रोवाइड कर रहे हैं, ये कॉज कर रहे हैं ऑफ योर सिस्टम, वो क्या है उसके ऊपर भी लिमिट क्रिएट करता है। और सेकेंडली कि इसमें से जो आपके पास ये इंडिविजुअल कंपोनेंट है, ये इनकी भी वो लिमिट डिफाइन करता है कि एक खास लेवल से ज़्यादा ना हो। तो इनको दोनों चीज़ों को कंसिडर करना इम्पोर्टेंट है। मोस्ट रिसर्चर्स दे टेंड टू इग्नोर द गाइडलाइंस ऑफ IEEE 519। काफ़ी अच्छे अच्छे एल्गोरिदम्स उन्होंने बनाए हुए हैं। बहरहाल कुछ होंगे जो इवन 50 से आगे जा रहे होंगे, फर्स्ट 50 हार्मोनिक से भी ऊपर कंसिडर कर रहे हैं, कुछ होंगे जो कि इनसे भी कम कंसिडर कर रहे होंगे। तो जो गाइडलाइन है ऑफ IEEE 519 स्टैंडर्ड, इट says that in order to determine the THD for your system, you have to consider the first 50 harmonics. For example, for 50 hertz signal, जो इसका 50th हार्मोनिक बनेगा वो होगा 50 into 50, 2500 hertz जो हार्मोनिक होगा वो हमारा लास्ट हार्मोनिक होगा, जिसको हम कंसिडर करेंगे इन आवर कैलकुलेशंस, अगर आपने फॉलो करनी है IEEE 519 स्टैंडर्ड। ये मैंने एक यहाँ पर स्क्रीनशॉट अटैच किया है ऑफ एन एक्सपेरिमेंट दैट वी डिड इन आवर लैब। तो कहने का मकसद ये है कि दीज आर इम्पोर्टेंट, और ये देखिए इस तरह की कोई वेव शेप है, तो इसका स्पेक्ट्रम कुछ इस तरह से शो हुआ है। यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली विंडो इतनी है कि इसने कोई पहले कोई 10 एक आधी हार्मोनिक्स 10-12 हार्मोनिक्स से शो किए हैं। तो ये इसको रीड करने का तरीका ये होता है कि जिससे यहाँ पे लिखा हुआ है सेंटर फ्रीक्वेंसी 350 हर्ट्ज के ऊपर है आपके पास, और एक हर्ट्ज एक डिवीजन एक बॉक्स की 50 हर्ट्ज है। तो आप यहाँ से बैक ट्रेवल करें और अल्टीमेटली विल बी गेटिंग कि यहाँ पे आपके पास जो 50 हर्ट्ज पे मोस्ट डोमिनेंट पीक आ रही है फंडामेंटल, ये देन द अदर हार्मोनिक्स over here, ठीक है। तो you can see there are some harmonics that have very high amplitudes, और काफ़ी डिफरेंट किस्म का डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है एज कम्पेयर टू द वंस दैट वी सॉ हियर, कि यहाँ पर डिक्रीजिंग ही था, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो पहले डिक्रीज हुआ है फिर बीच में इंक्रीज हुआ है। तो मकसद ये है कहने का इन चीज़ों का कि आप रियलाइज करें कि डिफरेंट शेप्स के डिफरेंट आपके पास रिस्पॉन्सेज हो सकते हैं, और फिर उस हिसाब से आप डिसाइड करते हैं कि अपने जो आपके एक्सपेंसेस हैं या अपनी सारे रिसोर्सेज हैं वो आप किस जगह पे किस हार्मोनिक के ऊपर लगाना चाहेंगे टू रिमूव देम फ्रॉम योर सिस्टम।
ठीक है, some more examples, this type of waveform, इसके कुछ इस तरह से हार्मोनिक डिस्ट्रीब्यूशन है, इसकी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है। तो दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट, सिर्फ मेरे जहन में था कि मैं आपको दिखा दूं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं और इनको कंसिडर किया जाना चाहिए फॉर योर प्रॉपर ऑपरेशन और उनके लिए। तो इस तरह की चीज़ें हम इंशाल्लाह जब अगर आपके ओपन होती हैं यूनिवर्सिटी, तो हम लैब में भी इस तरह की चीज़ें करेंगे ताकि ज़्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग हो इन चीज़ों की, इनकी सिग्निफिकेंस की। ये है वो IEEE 519 का, अगर आप टाइप करें तो यू विल गेट अ डॉक्यूमेंट, 30-40 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट है, उसमें काफ़ी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। तो ये उसमें से एक मैंने टेबल यहाँ पे एक एज ए सैंपल यूज़ किया है कि फॉर डिफरेंट वोल्टेजेस लेवल उन्होंने क्या डिफाइन किया है कि इंडिविजुअल हार्मोनिक स्ट्रेंथ उन्होंने डिफाइन किया 5% और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन 8% for voltages less than or equal to 1 kilovolt. At higher voltage levels, these limits they become to tighten up और they उनको मजीद जो लोअर वैल्यू पे हमें इंश्योर करना पड़ता है। इंडिविजुअल स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हुई है और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की स्ट्रेंथ भी रिड्यूस की गई। इसी तरह से मजीद हायर वोल्टेजेस पे गई हैं तो ये इस इंडिविजुअल हार्मोनिक और टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की इनकी लिमिट्स मजीद जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो गई हैं, मजीद डिफ़िकल्ट हो गई हैं टू अचीव। तो ये अगर उन्हीं टर्म्स में हम बात करें तो ओवरऑल जो इसका कम्युलेटिव रिस्पॉन्स है, ठीक है, वो बेस्ड ऑन द वोल्टेज लेवल हम कैलकुलेट करेंगे और हम देखेंगे कि यार ये IEEE स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, तो अगर मीट कर रहा है तो इट मीन्स ठीक है, अगर नहीं कर रहा तो फिर हमें फिल्टरिंग करने की ज़रूरत है और पर्टिकुलर हार्मोनिक्स को अपने सिस्टम में से एलिमिनेट करके हम अपने सिस्टम की ओरल THD इम्प्रूव कर सकते हैं एंड वी कैन हैव बेटर क्वालिटी, पावर क्वालिटी, और जो हमारे सिस्टम में लॉसेस वगैरह हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है और ओवरऑल सिस्टम को ज़्यादा रिलायबल और लॉन्ग लाइफ बनाया जा सकता है। एंड सेकेंड लिमिट इज ऑन द इंडिविजुअल हार्मोनिक। ठीक है, इसमें फंडामेंटल तो नहीं है क्योंकि बिकॉज आइडियली यू वुड लाइक टू हैव 100% of your power to be delivered by only the fundamental component and you would like that none of these harmonics are present in your system। तो उन्होंने इस पे भी लिमिट लगाई है कि इंडिविजुअली के ये 5% ऑफ योर एम्पलीट्यूड जो फंडामेंटल के हैं उससे कम होने चाहिए, या जो एट हायर वोल्टेज लेवल जिससे उसने डिफाइन किए कि 5% पे से कम हो, 3% है एक में मेरे ख्याल से और एक में 1.5 और 1%। तो इन चीज़ों को भी फिर इंश्योर करना है। तो इट माइट बी पॉसिबल दैट आफ्टर डूइंग सम फिल्टरिंग आप पहली कंडीशन को मीट कर लें कि ओवरऑल THD हैज़ बीन रिड्यूस्ड और उसको आप उस लिमिट के अंदर ले आए हैं दैट हैज़ बीन डिफाइंड बाय IEEE 519 और आप कंसिडर करें इसको सेफ यूज़ के लिए। बहरहाल यहाँ पे अब फिर सेकंड कंडीशन मीट करने की है कि जो इंडिविजुअल हार्मोनिक है इसकी क्या स्ट्रेंथ है। इट माइट बी पॉसिबल कि आपका जो सिस्टम है वो टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की कंस्ट्रेंट्स को मीट कर रहा है लेकिन इंडिविजुअल वालों को मीट नहीं कर रहा। तो इस केस में आप फिर मज़ीद ऐसे मेथड्स की तरफ जाएंगे या मज़ीद फिल्टरिंग को रिस्ट्रिक्ट करेंगे और उन हार्मोनिक्स को मेक श्योर करेंगे, इंडिविजुअल हार्मोनिक्स को, कि उनकी स्ट्रेंथ उस लेवल से नीचे आ जाए। तो फोरियर सीरीज जो है, फोरियर स्पेक्ट्रम है,
ये हमें एक ओवरऑल बड़ी अच्छी पिक्चर तो पिक्टोरियल डायग्राम बता रहा है, और इसको इंफॉर्मेशन इसमें काफ़ी ज़्यादा है। बहरहाल वी आर इंटरेस्टेड इन हैविंग अ नंबर एट द एंड, और उसकी बेस के ऊपर हम डिसाइड करें कि हमारा सिस्टम जो है वो इधर स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, और सेफ यूज़ है या नहीं है, रिलायबल है या नहीं है। उसके लिए फिर हम टर्मिनोलॉजीज डिफाइन करते हैं टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन की, जो हमें बेसिकली एक इंफॉर्मेशन है जो हमारे पास आ रही है एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एफएफटी। So consider that you are provided with a function like this over here. ठीक है, ये I1, I2, I3, these are your first harmonic, second harmonic, third harmonic and so on. ये आपके पास एक फंक्शन है that is composed of n harmonic components, ठीक है, और इसकी जो RMS अगर आप निकालेंगे, so that in that case इसका स्केयर और एवरेज लेंगे आप, ठीक है, और अल्टीमेटली जब इस फंक्शन को आप सिंप्लीफाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग दिस थिंग। तो इस चीज़ को और इस चीज़ को अब आप इग्नोर कर दें, भूल जाएं कि ये इस तरह की हमने कुछ चीज़ पढ़ी हुई है या देखी है। तो ये बताना था कि ये प्रोसीजरली हम इसके ऊपर आते हैं, लेकिन एंड रिजल्ट ये है, इसको याद रखें, और इसी को हम यूटिलाइज करते हैं। हम इन प्रीवियस उनको नहीं देखते हैं कि कैसे आया ये रिजल्ट। जो आपके पास अल्टीमेटली जो फाइनल रिजल्ट आया है वो ये है कि आई आर एम एस इज इक्वल टू स्केयर रूट ऑफ I1 स्केयर प्लस I2 स्केयर प्लस I3 स्केयर प्लस अप टू सो ऑन। यानी कि जो ओवरऑल आपकी RMS वैल्यू ऑफ करंट है, दैट इज just equal to the square root of the square of the RMS values of the individual components, ठीक है। फर्स्ट कंपोनेंट जो फंडामेंटल है उसकी RMS वैल्यू का स्केयर प्लस सेकंड कंपोनेंट उसकी RMS वैल्यू का स्केयर, थर्ड वैल्यू की जो थर्ड हार्मोनिक है उसकी RMS वैल्यू का स्केयर, इन सब का समेशन और स्केयर रूट, ठीक है। तो ये हमने तो एक सिंपल कोसाइन फंक्शन के लिए कंसिडर किया था। वी एंडेड अप हैविंग दिस रिजल्ट। बहरहाल ये जो रिजल्ट है, दिस इज जेनेरिक एंड होल्ड्स ट्रू इन द केस ऑफ साइनोसाइडल और द कॉम्बिनेशन ऑफ साइन एंड कॉस फंक्शंस। तो आप इस इंफॉर्मेशन को याद रखें कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ऑफ, या आप स्पेक्ट्रम एनालिसिस करें, फोरियर ट्रांसफॉर्म लें, और वहाँ से आप इंडिविजुअल हार्मोनिक्स का पता लगा लें और उनकी मैग्नीट्यूड्स का, यू कैन फाइंड द RMS वैल्यू ऑफ योर फंक्शन ऑफ योर करंट और वोल्टेज एज वेल, ठीक है। और वो इस तरह आ जाएगी कि हर एक का इंडिविजुअल जो कंपोनेंट है उसका स्केयर, समेशन और ओवरऑल उनका स्केयर रूट। तो इस बेसिस के ऊपर अब हम इस इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर हम निकालेंगे THD, which is equal to the sum of all the harmonics other than the fundamental harmonic divided by the fundamental harmonic, ठीक है, कि तमाम जो कंपोनेंट्स हैं उनका स्केयर और उनका सम अदर देन फंडामेंटल हार्मोनिक, और इसका स्केयर रूट लें और उसका रेशो लें विद द फंडामेंटल कंपोनेंट। तो अब यहाँ पर इट इज़ अ रेशो, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट नहीं है कि ये वैल्यूज़ ऊपर वाली और ये जो फंडामेंटल कंपोनेंट है ये RMS में हो या पीक में हो, तो क्योंकि रेशो है दैट वोंट मैटर, ठीक है। और एडिशनली आपके पास अगर कोई हार्मोनिक प्रेजेंट नहीं होंगे, तो इन दैट केस ये ऊपर वाली न्यूमरेटर दैट विल बी ज़ीरो एंड THD विल बी ज़ीरो। लेकिन अगर आपके पास कुछ सिनेरियो हो इस तरह के या इस तरह के, तो इन दैट केस योर THD will have some finite value other than zero, and it might be even greater than 100%. तो ये कैलकुलेशंस हो गई हमारे पास THD की।
और हमें पता चल गया कि THD क्या हुई, हमारे सिस्टम की आई। बेस्ड ऑन दैट अब हम फिल्टरिंग करेंगे टू ट्रैप दीज इंडिविजुअल हार्मोनिक्स। ठीक है, हम फिल्टरिंग करेंगे अपनी सिग्नल की, ताकि इसमें से ये जो इंडिविजुअल हार्मोनिक्स हैं इनको किसी तरह से मिटिगेट किया जाए या अपने सिस्टम से एलिमिनेट किया जा सके। और ये जो फिल्टर हैं दे कैन बी यूज्ड एट द इनपुट साइड एंड एट द आउटपुट साइड of the system as well. ठीक है, as far as our course is concerned, our major focus will be on the output filters। ठीक है, तो input filter जो है हमारे पास that will be used at the front end of the rectifiers, and they are one way of keeping the THD and power factor well within the standard limits, like the ones we have discussed previously. And we have different types of these input filters, namely active filters, passive filters, and hybrid filters. So first of all, the passive filters. The passive filters, as the name indicates, they will be consisting of the passive devices, that is uncontrolled devices. uh, that is, there will be no switching elements. There will be passive components such as inductor, capacitor, or the combination of both of these. And these are much older than their counterparts, that are active filters, and they are very well established in their design or इनका जो literature, that is that is available in large quantity, और काफ़ी अच्छी रिसर्च हुई है इसके ऊपर, और ऑलमोस्ट सेचुरेशन की तरफ ये सिस्टम अपने पैसिव फिल्टरिंग का पहुंच चुका है। अब जो ज़्यादा फोकस है दैट इज़ ऑन द ऑप्टिमाइजिंग द साइजेस ऑफ योर पैसिव फिल्टर्स। ठीक है, बिकॉज पैसिव फिल्टर्स हैं इंडक्टर, कैपेसिटर एंड LC, तो एट हायर पावर्स इनके साइज हैं दैट दे माइट बिकम वेरी बल्की। तो इस तरह के सिस्टम में आप फिर अपने सिस्टम की कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए और ओवरऑल साइज को रिड्यूस करने के लिए you will prefer to have smaller components, and they are available since they are very old technologies and very well developed. They are used in a very large scale in industries and for the research purposes and in some domestic applications as well. It has its own advantages and disadvantages. I will discuss very briefly their disadvantages and advantages. Based on the configuration, that either these quantities can be connected in series on or parallel. We can have either shunt connection or the series connection of these filters, ठीक है, passive filters. But that is उस डिटेल में हम नहीं जाएंगे कि शंट की कौन कौन सी टाइप्स हैं और सीरीज की कौन कौन सी हैं और सीरीज के क्या फायदे हैं, शंट के क्या फायदे हैं, दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस कोर्स। और despite the fact that they are very old topology, they are still very much preferred for their very simple design। इनके अंदर बहुत ज़्यादा complications नहीं है, इनके जो design है they are relatively simple and they work really good, so that's why they are still in use. Some of the disadvantages are, since these are passive components, और इनकी जो इंडक्टर और कैपेसिटर हैं दे कैन, इनकी जो अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी कोई, सो दे माइट काज resonance, they might resonate with the frequency of your system and create resonance, so that will be a problem, cumbersome problem. That is, there are also some methods by which we can eliminate the resonance, but that is another discussion. Um, in order to remove or in order to overcome the issue of resonance, additional cost will be paid.
तो ये एक ड्रॉबैक है इनका, ठीक है। और they might consume power at certain conditions, and at no load conditions huge currents might flow from these filters. Then we have active filters, and as the name suggests, these have controllable devices that require external power to operate, just like MOSFETs or other switching devices. These filters, they work by actively injecting the currents that are 180-degree out of phase from the harmonic. So basically you want to cancel out the harmonics that you have in your system, so you are uh, there will be some advanced mechanism by which you will be reading uh, the signal of the system. You will break it into its very basic component. You will extract the information of all the components present in it. You will estimate their phase, their amplitude. Based on that, these active filters, they will introduce they will inject harmonic of same amplitude but with the 180-degree shift, so that they can cancel out they can cancel with the original harmonics. But this is also a very complicated process. इसके पीछे बहुत सारी calculations involve होंगी, बहुत सारे इसके पीछे computational costs आपको pay करनी पड़ेगी. These are relatively much more complex and are in developmental phases. ठीक है, ज़्यादा जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनमें इतने ज़्यादा इवॉल्व नहीं हुए हैं अभी ये एक्टिव फिल्टर्स. सो आइडियली कि आपके पास किसी भी हार्मोनिक की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके उसके अकॉर्डिंगली 180 डिग्री के ऊपर उसी हार्मोनिक को इंजेक्ट करेगा, उसको कैंसिल आउट करेगा. तो आइडियली आप इवन जो है तमाम हार्मोनिक, किसी भी फ्रीक्वेंसी का हार्मोनिक है, उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं अपने सिस्टम में से. So these provide a very good solution, and unlike the passive filters, they do not suffer from the phenomena of uh, resonance, the bulkiness, and other limitations. That is, उनके केस में आपके पास पहले से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके सिस्टम में बस ये हार्मोनिक्स हैं और आपने इन्हीं को एलिमिनेट करना है. उसके अकॉर्डिंगली आप अपने इंडक्टर और कैपेसिटर को डिज़ाइन कर देंगे, ठीक है. बट यहाँ पे अगर ड्यूरिंग द ऑपरेशन आपकी सिस्टम का बिहेवियर चेंज होता है ड्यू टू लोडिंग कंडीशन या सोर्स एंड की वजह से, और आप अकॉर्डिंगली उसी टाइम पे रन टाइम पे जो भी आपके सिस्टम में हार्मोनिक प्रोड्यूस होंगे उनके अकॉर्डिंगली आप उसका काउंटर पार्ट जनरेट करा के उन्हें कैंसिल आउट कर देंगे अपने सिस्टम में. तो इस तरह ये कुछ बेनिफिट्स हैं इनएक्टिव फिल्टर्स के, लेकिन जो मेजर ड्रॉबैक है इनका वो यही है कि कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है अभी तक. विद द एडवांसमेंट इन द टेक्नोलॉजी दे माइट बिकम better suited for such application, industrial applications and other sophisticated systems. Then we have hybrid filters that combines both the best qualities of the active filter and the passive filters, so that the best of both these combinations can be combined. But more research is required in this area, and these are still in developmental conditions. So here finally a summary of different parameters or different problem statements for the passive and active filters are summarized over here for your इंटरेस्ट. ठीक है, ये कुछ पैरामीटर्स हैं जिन्हें देखा जाता है और इनके बेसिस के ऊपर कंपैरेटिव स्टडीज की जाती हैं कि कहाँ पर पैसिव फिल्टर बेहतर रहेंगे, एक्टिव फिल्टर्स बेहतर रहेंगे. ठीक है,
तो ये कुछ दैट स्टेबिलिटी रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, करंट एट नो लोड, सिस्टम नॉलेज, लोड डिपेंडेंसी, तो ये कुछ आपके पास पैरामीटर्स हैं बेस्ड ऑन विच you you have a comparison between the passive and active filters. तो इनमें से अगर देखा जाए मोस्ट ऑफ द केसेस आपके पास जो स्टार्ट की 5-6 हैं इनमें एक्टिव फिल्टर जो है इट इज़ बेटर, स्टेबिलिटी इश्यूज नहीं है इसमें, रेजोनेंस नहीं है, कोई नो लोड पे करंट का इशू नहीं है, पावर लॉसेस जो इसके आपके पास होंगे ड्यू टू द करंट एट नो लोड वो नहीं होंगे आपके पास इसमें। लेकिन सिंस दीज आर स्विचिंग डिवाइसेस, तो जो डायनेमिक पावर स्विचिंग लॉसेस होंगे वो आपके सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, जो कि आपके पास पैसिव फिल्टरिंग की केस में नहीं होगा। ठीक है, तो ये एक ओवरऑल आपके पास पिक्चर आपने देखी है कि व्हाट आर हार्मोनिक्स, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है और क्यों इट इज़ इम्पोर्टेंट टू एलिमिनेट देम और टू ब्रिंग योर सिस्टम इनटू the limitations defined by IEEE या by the manufacturer of the device. So from the next time हमारा जो मेजर फोकस होगा that will be on the आउटपुट फिल्टर्स, और उसमें हम देखेंगे मज़ीद अपनी जो भी स्टडीज़ हैं उनको लेके चलेंगे, उनकी डिज़ाइनिंग वगैरह को हम देखेंगे।